थोड़ी देर में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। गाजा पर बड़े ऐलान की उम्मीद है। थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है नेतन्याहू और ट्रंप की। ट्रंप की कतर के राष्ट्र प्रमुख से भी बात हुई। हमास इजराइल में सहमति के संकेत दिख रहे हैं। हमास इजराइल में डील हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यूएनजीए के बैकड्रॉप में अरब देशों के लीडर से भी ट्रंप मिल चुके हैं गाजा के मुद्दे पर, और गाजा पर कुछ बड़ा हो सकता है ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन फिर से रूस यूक्रेन पर आते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा बड़ी खबर है। यूक्रेन एक बार फिर पुतिन का रौद्र रूप देख रहा है। कीव पर लगातार 12 घंटे तक ड्रोन और मिसाइल की बरसात की गई है। ऐसा पहली बार हुआ जब कीव पर 500 से अधिक हमले हुए। रूस ने किंजल और क्रूज मिसाइल से भी हमले किए। पुतिन का मकसद सिर्फ कीव को तबाह करना नहीं है, बल्कि नेटो को संदेश देना और प्रतिशोध लेना भी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिसाइल हमले में पोलैंड के दूतावास को भी नुकसान हुआ है। पोलैंड रूस को लेकर इतना सतर्क है कि कीव में हमला होते ही फाइटर जेट रवाना कर दिए और कई घंटे तक निगरानी की गई। सिर्फ यूक्रेन नहीं, ये नाटो से भी रूस का इंतकाम। ये पैगाम अमेरिका के लिए भी कि अगर रूस पर किसी ने आंखें उठाई तो अंजाम क्या हो। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ललकारने की जरूरत की तो रूस ने कीव को 600 ड्रोन से भस्म करने का मिशन चलाया। दूसरी तरफ नाटो ने रूस के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई तो कीव में मौजूद दूतावासों पर आग की बरसात हुई। कीव में 102 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इनमें पोलैंड का दूतावास भी शामिल है। यूक्रेन में कई दूतावास टारगेट बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन की क्रोध की ज्वाला में कीव यूं जलने वाला है। इतनी ताकतवर मिसाइलें बरसने वाली है और राजधानी कीव में अग्नि का ऐसा तांडव होने वाला है। बेकाबू आग की लपटों पर पानी की बौछार बेअसर है, तो इसकी वजह रूस के हथियार है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 480 विस्फोटक से धमाका करती है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल भी 500 किलो के विस्फोटक से हमला करती है। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही हुई। रिहायशी इमारतें, मॉल्स, गैस स्टेशन, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब नाटो के लिए चुनौती है दूतावासों की सुरक्षा। दावा किया जा रहा है कि रूस की अगली स्ट्रेटेजी दूतावासों को टारगेट करने की। यूक्रेन में 58 विदेशी दूतावास है। कीव में 46 वाणिज्य दूतावास भी है। रूस पहले भी दूतावासों को निशाना बना चुका है। शनिवार रात से कीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। ऐसे हमले जारी रहे तो कीव के हर कोने में धमाके हो सकते हैं। दिसंबर में रूस ये दिखा भी चुका है कि वो पश्चिमी देशों से जुड़े ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाता है। रूस ने यूक्रेनी सेना और रिहायशी इलाकों में हमले के साथ दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन में रहना अब सुरक्षित नहीं। राजधानी कीव में हमलों के दौरान उस इलाके पर भी मिसाइलें दागी गईं जहां दूसरे देशों की एम्बेसी। हमले में अल्बानिया, अर्जेंटीना,
फिलिस्तीन, उत्तर मैकेडोनिया, पुर्तगाल और मॉन्टेनेग्रो सहित कई दूतावासों को नुकसान हुआ। मिसाइल धमाकों में दूतावासों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए थे। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास में हल्के नुकसान की पुष्टि की थी। अब पोलैंड रूस में तनाव बढ़ा है तो माना जा रहा है कि पोलैंड के दूतावास को जानबूझकर टारगेट किया गया है। और कीव पर हमले से पोलैंड में खलबली मच गई क्योंकि कीव में पोलिश दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल या फिर मिसाइल का टुकड़ा छत को भेद कर दूतावास में घुसा। हालांकि यह मामूली धमाका था और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन कीव के दूतावास से कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पोलैंड की सरकार को भेजी। खबर पहुंचते ही पोलैंड की सरकार और सेना हरकत में आ गई। पोलैंड ने इसे साजिश समझा और पोलैंड से फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड बॉर्डर पर जेट की गश्त होती रही ताकि रूसी मिसाइल या कोई ड्रोन पोलैंड में ना घुस सके। यूक्रेन में हो रहे हमले और रूसी ड्रोन पर पोलैंड की नजर बनी रही, लेकिन एक भी ड्रोन पोलैंड की सीमा के भीतर नहीं गया। ज़ेपोरिज़िया पर भी भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस इस इलाके पर कब्जे का मिशन चला रहा है। ज़ेपोरिज़िया के 41 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। 22 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। 3 ऊंची इमारतों पर रूस की मिसाइल गिरी। ज़ेपोरिज़िया के साथ डोनेस्क में भी कब्जे की जंग चल रही। रूसी फौज ने 3 नए इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। डोनेस्क में भी रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूसी फौज के हमले में 10 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन ब्लैकआउट कराने की कोशिश में है। यूक्रेन में रूस लोगों को बेघर बनाने की कोशिश में है, इसीलिए रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस चाहता है कि ठंड में लोगों के पास रहने के लिए घर ना हो। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बर्फबारी के दौरान सरकार पर भारी दबाव बनाने की कोशिश में है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की सरकार बर्फबारी के दौरान लोगों को शिविर, बिजली, गर्म पानी देने में नाकाम हो जाए। रूस कीव समेत कई इलाकों में एक ऐसी भीड़ चाहता है जिनके पास न घर हो और वो सरकार से ठंड में सुविधाओं की मांग करे। इस बीच यूक्रेनी सेना से सैनिकों का पलायन भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। और यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है और इसकी एक वजह सेना से सैनिकों की भगदड़ भी है। इस साल यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिक अब तक भाग चुके हैं। ये सैनिक युद्ध के मोर्चे से भाग रहे हैं। यूक्रेन से सैनिकों का पलायन एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में ड्यूटी छोड़कर भागने वाले 60,000 सैनिकों के खिलाफ केस चल रहा है। 51,000 आपराधिक मामले और शुरू किए गए। मामले इतने अधिक हो गए कि पिछले साल यूक्रेन के कानून में बदलाव करना पड़ा। अब ड्यूटी से पहली बार पलायन करने वालों को माफी दी जा रही है, लेकिन शर्त यही है कि ड्यूटी से भागने वाले को दोबारा जंग में शामिल होना होगा। तीन साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन सैनिकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन इसी अभियान में कई ऐसे लोग भी भर्ती कर लिए गए जो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। यूक्रेनी सेना ने ऐसे लोगों को जबरन युद्ध के मैदान में तो भेज दिया, लेकिन वो तमाम यूक्रेनी सैनिक मोर्चे से लापता हो गए। सूमी में भी रूस का ऑपरेशन जारी है। सूमी
दिल्ली में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के वक्त पार्किंग में कई ट्रक मौजूद थे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के धमाकों से यहां तेजी से आग फैली। पिछले दिनों नाटो ने रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पोलैंड की सुरक्षा बढ़ाई थी। अब कीव में वैसे ही मजबूत हवाई कवच बनाने की तैयारी हो रही है ताकि तमाम दूतावास और कीव सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और व्हाइट हाउस के बाहर आग भड़क गई है। सीक्रेट सर्विस के वाहन में आग लग गई है। आग की वजह से सड़क बंद की गई। व्हाइट हाउस पहुंचने वाले नेतन्याहू। तो देखिए, व्हाइट हाउस में बहुत हलचल हो रही है, वहां पर नेतन्याहू पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले व्हाइट हाउस के बाहर आग भड़क गई। सीक्रेट सर्विस की गाड़ी में आग लग गई। आग की वजह से सड़क बंद की गई है। लेकिन इसी बीच पुतिन के यूरोप अभियान को रोकने के लिए जेलेंस्की ऑपरेशन कुर्स्क 2.0 शुरू करने वाले हैं। इस बार जेलेंस्की के टारगेट पर सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि बेलगोरोद और ब्रियांस्क भी है। यूक्रेन की सेना की तैयारी इन तीनों इलाकों पर कब्जे की है, जिसके लिए जेलेंस्की ने एक खास प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और यूरोपीय देश इस प्लान पर मुहर लगा चुके हैं। जेलेंस्की ने इस अभियान का पहला चरण बेलगोरोद से शुरू कर दिया है। महज 24 घंटे पहले व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस में ब्लैकआउट की धमकी दी थी और अब उसका नतीजा भी नजर आने लगा है। आधे से ज्यादा बेलगोरोद में अंधेरा छाया है और उसकी वजह है शहर के थर्मल पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला। ये बेलगोरोद शहर में मौजूद लुच थर्मल पावर प्लांट का वीडियो है, जिस पर यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद पावर प्लांट में जबरदस्त धमाके देखेंगे। दावा है कि प्लांट पर यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइमार्स रॉकेट को खार्किव के सरहदी इलाके से दागा। इन रॉकेट्स का टारगेट बेलगोरोद का थर्मल पावर प्लांट था। इस प्लांट की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी महज 30 किलोमीटर है। यूक्रेनी सेना का हमला 100% सफल रहा। प्लांट में विस्फोट के बाद शहर के एक बड़े हिस्से की बिजली कट गई। घर, मकान और सड़कें अंधेरे में डूब गए। ये बेलगोरोद के एक मॉल का वीडियो है, जहां अचानक बिजली कटने से अंधेरा हो गया। एस्केलेटर बंद हो गए। लोग मोबाइल की रोशनी के जरिए बाहर का रास्ता ढूंढते नजर आए। बिजली कटने से लोग जगह जगह लिफ्ट में फंस गए, जिन्हें कई घंटों के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रूस का बेलगोरोद पर यह हमला जेलेंस्की के नए मिशन का हिस्सा माना जा रहा है। वो मिशन जो इस जंग को 180 डिग्री बदल सकता है। दावा है कि जेलेंस्की ने ऑपरेशन कुर्स्क 2.0 शुरू कर दिया है, जिसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। यूक्रेन आर्मी खार्किव के बॉर्डर इलाके से बेलगोरोद में घुसपैठ की तैयारी में है। आने वाले एक महीने में यूक्रेन की सेना बेलगोरोद में घुस सकती है। बेलगोरोद से यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुर्स्क में दोबारा सुत्जा पर कब्जे की तैयारी है। इसके बाद यूक्रेन का लक्ष्य ब्रियांस्क तक पहुंचना है। यूक्रेन इस प्लान को सर्दियों से पहले शुरू करने की तैयारी में है। इसी के साथ यूक्रेन अपने ऑपरेशन विंटर की भी शुरुआत करेगा। बीते 24 घंटे में बेलगोरोद पर हुए हमले इसका पहला चरण है। और यूक्रेन ने जिस लुच थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया, वो बेलगोरोद के लिए बेहद अहम है। इस प्लांट से बेलगोरोद की जरूरत की 15% बिजली आपूर्ति होती है, जबकि थर्मल ऊर्जा की 36% जरूरतें इसी प्लांट से पूरी होती हैं। प्लांट को साल 2007 में अपग्रेड किया गया, जिसके बाद इसे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम से जोड़ा गया। साल 2025 में यह प्लांट बेलगोरोद के सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। सर्दियों के मौसम में इस प्लांट से शहर की जरूरत का गर्म पानी और गैस की आपूर्ति होती है।
यह प्लांट करीब 36% इमारतों से पाइप के जरिए कनेक्ट है। यहां से स्कूल, अपार्टमेंट, चर्च, फैक्ट्रियां, होटल और प्रशासनिक इमारतों को गैस और पानी की सप्लाई की जाती है। अगर सर्दियों से पहले प्लांट को दोबारा शुरू नहीं किया जाता तो कड़ाके की ठंड में बेलगोरोद में रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन ने सिर्फ बेलगोरोद को ही नहीं दहलाया, बल्कि उसके टारगेट पर ब्रियांस्क भी था। यूक्रेन ने ब्रियांस्क पर करीब 30 ड्रोन दागे। इन सभी ड्रोन का सिर्फ एक ही टारगेट था और वो था कार्चेव प्लांट। यूक्रेन का यह हमला भी पूरी तरह से सफल रहा। हमले के बाद प्लांट के एक बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई। कार्चेव प्लांट पर यूक्रेन के सफल ड्रोन हमले क्रेमलिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इस प्लांट में इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल सेना से जुड़े उपकरणों में होता था। इसके अलावा पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियों से जुड़े इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी यहां बनाए जाते थे। दरअसल ज़ेलेंस्की की कोशिश जंग को यूक्रेन से शिफ्ट कर रूसी धरती पर लाने की, ताकि रूसी जनता भी जंग से प्रभावित हो और रूस में ही पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ने लगे। इसके लिए ज़ेलेंस्की 7 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का 7 सूत्रीय फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको बताते हैं। और ज़ेलेंस्की के 7 सूत्रीय फॉर्मूले में टॉप पर रूस का एनर्जी सेक्टर। यूक्रेन आर्मी लगातार तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के न्यूक्लियर प्लांट भी हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूक्रेन ने रूस के बिजली सब स्टेशन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट किया जा सके। रूसी सेना को कमजोर करने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार हथियार फैक्ट्रियों पर भी हमले कर रहे हैं। रूस के एयर स्पेस और नेवल पोर्ट पर भी बीते 6 महीने में हमले बढ़ा दिए गए। इसके अलावा आने वाले वक्त में यूक्रेन मॉस्को पर हमले तेज कर सकता है और ज़ेलेंस्की बॉर्डर से सटे इलाकों पर कब्जा करने के प्लान पर भी काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अगस्त में ही 7 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए यूक्रेन आर्मी लगातार ब्लैक सी पोर्ट, एयरबेस और तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रही है। यूक्रेन के 7 सूत्रीय फॉर्मूले में टॉप पर रूस का एनर्जी सेक्टर, जिस पर चलकर तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल रूस का एनर्जी सेक्टर $100 अरब का है। 2022 से पहले रूस की आय का 40% हिस्सा ऊर्जा निर्यात से आता था। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन इसके बाद भी रूस की कुल आय में ऊर्जा निर्यात का हिस्सा करीब 30% है। यही वजह है कि यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है, जिसे सीधा क्रेमलिन के राजस्व पर हमला माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की की कोशिश रूस का खजाना खाली कर युद्ध विराम करवाने की है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि यह कदम जंग को और ज्यादा भड़काएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन अब रूस और अमेरिका के बीच जंग का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूसी जमीन पर लंबी दूरी तक हमले करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही यूक्रेन की स्ट्राइक पावर बढ़ाने के लिए उसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें देने की तैयारी है। रूस ने साफ कह दिया है कि उसके शहरों पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो मददगार देश उसका वैध टारगेट होंगे। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रूस के साथ सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। ट्रंप इसी हफ्ते वर्जीनिया में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही यूरोप में भी रूस के खिलाफ सामरिक मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अब तक ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन अब भूमिका बदल चुकी है।
अब अमेरिका के राष्ट्रपति इस जंग में सीधे भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के जरिए रूसी जमीन पर हमले करने का बंदोबस्त जरूर कर रहे हैं। ट्रंप के बदले हुए रुख पर मुख्य समाचार ये हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की छूट दे दी। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल बिक्री पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका ने खतरा भांपते हुए रूस के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी। रूस के खिलाफ यूरोप में अमेरिका ने टोही विमानों की तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन को ऐसी शक्ति दी जा सकती है जिससे वो रूस की जमीन पर लंबी दूरी तक हमले कर सकता है। अट्ठाईस सितंबर को अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई है। यूक्रेन ने अमेरिका को लॉन्ग रेंज हथियारों की लिस्ट दी है। इसी हफ्ते यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी वॉशिंगटन दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में $90 बिलियन के हथियार खरीद का सौदा हो सकता है। युद्ध शुरू होने से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $45 बिलियन के हथियार दिए हैं। यानी अब ट्रंप बाइडेन के कार्यकाल से ज्यादा हथियार एक ही बार में यूक्रेन को दे सकते हैं। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो रूस की जमीन पर बड़े हमले होने तय हैं। अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें भेजी जाएं। यूक्रेन को ये मिसाइलें यूरोप के नाटो देशों के जरिए भेजी जाएंगी। प्लान यह है कि यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को देंगे। और अमेरिका यूरोप के देशों को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में। यूक्रेन को दिए जाने वाले $90 बिलियन के हथियार यूरोप के जरिए भेजे जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन यूरोपीय देशों के संपर्क में है। यूरोप के देशों से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। यूरोपीय देश बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर €1 बिलियन के डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं और खास बात यह है कि थर्ड सिस्टम यूक्रेन को भी मिल सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को थर्ड डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच उसके मित्र देश इजराइल ने यूक्रेन में पेट्रियट भेज दिए। इजराइल ने यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल ने डीकमीशन कर दिए। लंबी बातचीत के बाद रिटायर किए गए सिस्टम यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए। सर्दियों से पहले यूक्रेन को 2 और पेट्रियट सिस्टम मिल सकते हैं। रूस जिस तरह अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, ऐसी हालत में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। रूस लगातार 2 दिनों में 1200 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। यूक्रेन को इतने बड़े पैमाने पर मदद मिलती है तो रूस के ऑपरेशन में अड़चनें आनी तय। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस अमेरिका के बीच सीधा टकराव शुरू हो सकता है। इसीलिए ट्रंप चौकन्ने हैं।
युद्ध मंत्रालय की औचक मीटिंग में इसी हफ्ते ट्रंप भी अमेरिकी जनरलों से मिलने वाले हैं। वर्जीनिया के क्वांटिको में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। ट्रंप पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग से जुड़ने वाले थे, लेकिन अब खुद वर्जीनिया जाकर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ट्रंप ने टॉप जनरल्स की मीटिंग बुलाकर यह संकेत दे दिया है कि वो भविष्य में बड़ी सामरिक तैयारी कर रहे हैं, जो रूस के खिलाफ बड़ा कदम हो सकती है। इसके साथ ही नाटो देशों पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रंप ने यूरोप में भी सामरिक तैनाती कर दी। और नॉर्वे के ओस्लो में गार्डरमोइन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने P-8A पोसाइडन विमानों की तैनाती कर दी है। इस मिशन में 5 से ज्यादा विमानों की तैनाती की गई है। अमेरिका के ये विमान बाल्टिक सागर पर मैरीटाइम पेट्रोलिंग करेंगे। इन विमानों को रूसी ड्रोन्स को ट्रेस करने का मिशन पर तैनात किया गया है। जैसे जैसे यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस और नाटो के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर तैनाती तक कर चुका है। न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग करने के बाद रूस बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रहा है। रूस के परमाणु हथियार सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका चाहता है कि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली न्यू स्टार्ट संधि पर फिर से साइन करा लिए जाए, लेकिन रूस का रुख फिलहाल सकारात्मक नहीं। अगर यूक्रेन विदेशी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करता है तो रूस महासंग्राम के लिए तैनात किए गए अपनी परमाणु शक्ति के प्रयोग पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूरोप में नेटो रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। रूस के ड्रोन पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप के देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। तमतमाए नेटो ने रूस पर पलटवार की धमकी दी है। ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ड्रोन दीवार बनाने जा रहा है। इस बीच बेलारूस और रूस ने धमकी दी है, अगर एक भी ड्रोन मार गिराया तो हालात युद्ध के हो सकते हैं। यानी यूरोप कभी भी युद्ध में घिर सकता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस और नेटो में युद्ध का अलार्म बज सकता है। यूक्रेन में तबाही रुकी नहीं है, अब दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में कोहराम मचा है। नाटो सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने में जुट गया है। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक रूस के ड्रोन जा पहुंचे हैं, जिससे नाटो पर आर्टिकल 5 लागू करने का दबाव बढ़ गया है। वैसे अभी तक पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू किया गया है, जबकि डेनमार्क और लिथुआनिया भी आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों तक रूस के ड्रोन और जेट पहुंच रहे हैं। कई देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया है, जिससे यूरोप में जंग के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। ये ड्रोन कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए नाटो कैलिनिनग्राद पर निगरानी रख रहा है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन पर हमला हुआ तो ये युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई होगी।
लुकाशेंको का यह बयान ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुतिन के प्रवक्ता ने दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बयान बता रहा है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इस बीच नाटो रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। उन तमाम देशों के साथ मीटिंग की गई जहां जहां ड्रोन घुसपैठ हुई। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल किया गया। इसके बाद नाटो चीफ मार्क रूटे का एक बयान आया जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। एक तरफ नाटो के सदस्य देश, दूसरी तरफ रूस के मित्र देश, यानी युद्ध के लिए खेमेबंदी आरंभ हो चुकी। कैलिनिनग्राद को लेकर रूस सुरक्षा बढ़ा रहा है। एक तरफ परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई, दूसरी तरफ बाल्टिक में रूसी वॉरशिप ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई, दूसरी लेयर में लैंड माइंस बिछाई गई। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई जो वॉर रेडी, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि पांचवी लेयर में रूसी सैनिक हैं जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। जिस तरह काला सागर में क्रीमिया नाटो के टारगेट पर है, उसी तरह बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद नाटो के टारगेट पर आ गया है। इसी वजह से रूस वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि बेलारूस में जपाट ड्रिल में पहुंचे हथियार और सैनिकों को कैलिनिनग्राद शिफ्ट किया गया। रूस के तेवर बता रहे हैं कि वह यूरोप में लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। बार बार यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजना उसके प्लानिंग का पार्ट है। रूस ड्रोन के जरिए यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांच रहा है, साथ ही जेट को नाटो देशों के एयर स्पेस तक भेजकर रूस ये पता लगाने की कोशिश में है कि कितनी जल्दी यूरोपीय देश रिस्पॉन्स करते हैं। इसी रियल टाइम डेटा के जरिए रूस अपनी तैयारी करेगा। हालांकि खतरे को देखते हुए नाटो ने उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक चक्रव्यूह तैयार किया, जो रूस के लिए अभेद्य दीवार की तरह है। इसके लिए नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा पर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नाटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उससे आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नाटो तैयारी कर रहा है। रूस नाटो के प्लान को भांप चुका है, इसीलिए वो न सिर्फ अपने पास पड़ने वाले देशों तक ड्रोन भेज रहा है, बल्कि वो बाल्टिक सागर के पास पड़ने वाले देशों की भी घबराहट बढ़ा रहा है। डेनमार्क के बाद जर्मनी ने ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया। जर्मनी के रेमस्टाइन बेस पर ड्रोन हमले का डर है। जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड ने साफ कर दिया है कि उन तमाम ठिकानों पर निगरानी रखी जा रही है जहां से रूस ड्रोन दाग सकता है। इसीलिए ब्रिटेन ने फ्रंट लाइन पर आकर एक ड्रोन वॉल बनाने के लिए कहा। खास बात यह कि नाटो देशों की सुरक्षा के अलावा यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, यानी यूरोप में रूस को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पहला फ्रंट यूक्रेन है, जहां 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, जबकि अब रूस युद्ध का विस्तार करने जा रहा है, जहां नाटो से टकराव वाला दूसरा फ्रंट होगा। हो सकता है बाल्टिक देश युद्ध का एपिसेंटर बन जाए।
हालांकि रूस का खतरा नॉर्डिक देशों को भी है, क्योंकि अब फिनलैंड और डेनमार्क तक भी रूस के ड्रोन जा पहुंचे। इस बार डेनमार्क के नेवल बेस तक ड्रोन पहुंचे। पिछले एक हफ्ते में ये 5वीं ड्रोन घुसपैठ है, जिसके बाद डेनमार्क ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के हमलों से साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की 2014 के पहले वाली स्थिति बनाने की जिद पर अड़े, लेकिन इस जिद का अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रीमिया पर हमले का जवाब देने के लिए पुतिन ने जो प्लान तैयार किया है उसने यूरोपीय देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब क्या है पुतिन का प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को की हलचल बढ़ गई। क्रेमलिन में युद्ध नीति पर हुई चर्चा के बाद पुतिन ने एक ऐसे प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसने स्वीडन और पोलैंड पर युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। इसलिए सवाल रूस की आक्रामकता पर खड़े हो रहे हैं। आखिर युद्ध विस्तार की दिशा में पुतिन क्यों बढ़ रहे हैं? क्रीमिया पर आघात, तैयार पुतिन का जवाब। रूस की बढ़ रही आक्रामकता का जवाब यही है। पिछले एक महीने से क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के भीषण हमलों ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इन हमलों की सिर्फ एक वजह है ज़ेलेंस्की की जिद, जिसका जवाब देने के लिए पुतिन ने 2 मोर्चे खोल दिए हैं। जिसमें पहला है काला सागर और दूसरा है बाल्टिक सागर। इन मोर्चों में काला सागर वो वॉर जोन है जिसमें टारगेट सिर्फ यूक्रेन है और मकसद है यूक्रेन को तटवर्ती क्षेत्र और भूतपूर्व रिविएरा से पूरी तरह महरूम कर देना। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन निप्रो से कर्च, क्रीवी रीह से सेवेस्तोपोल और ओडेसा से साकी को टारगेट कर रहा है। इसीलिए जवाबी कार्रवाई रूस काला सागर से कर रहा है। लेकिन बाल्टिक सागर में मोर्चा खोलने का कारण और मकसद बिल्कुल अलग है। कारण है रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिल रहा यूरोप और अमेरिका का सहयोग। दरअसल रूस समझ चुका है कि क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले यूरोप के बिना संभव नहीं और इन हमलों में टारगेट पर सटीक निशाना लगाना अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं। यानी क्रीमिया पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को यूरोप दे रहा है और टारगेट की जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस यूक्रेन के साथ शेयर कर रही है। हालांकि ये क्रेमलिन का अनुमान भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने अनुमान को यकीन में बदल दिया है। ये रूस में क्रीमिया का सिम्फेरोपोल एयरबेस है, जहां रूस के घातक प्लेन BE-12, AN-26 और MiG-29 तैनात थे। लेकिन रूस के हमले के बाद जारी हुई सैटेलाइट तस्वीर से साफ पता चलता है कि BE-12 और AN-26 पर सटीक निशाना लगाकर रूस को दहलाने की कोशिश हुई और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के बिना संभव नहीं। इसीलिए पुतिन ने काला सागर में सबसे पहले चक्रव्यूह रचकर यूक्रेन के काला सागर से संपर्क काटने के लिए आक्रामक कदम उठाए। मोल्दोवा के लिए भी खतरा बढ़ा है और रोमानिया के लिए रूस सीधे सीधे संकट बन गया। तो दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में भी मोर्चे खोल दी ताकि यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर पूरी तरह से रोक लग सके। रूस ने नेवल शिप की तैनाती से बाल्टिक देशों का यूरोप से संपर्क काटने का प्लान धरातल पर उतार दिया। पोलैंड के उत्तरी सीमा में घेराबंदी कर ली और फिनलैंड स्वीडन की खाड़ी से हमले के लिए तैनाती बढ़ा दी, जिससे स्वीडन के द्वीप गॉटलैंड की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
वो गॉटलैंड जिसे पुतिन ने क्रीमिया के जवाब में टारगेट चुना है। और यह पता चलता है रूस की बढ़ती गश्त से, जो गॉटलैंड के इर्द गिर्द हो रही। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों में रूस की हलचल उसकी आक्रामकता का भी परिचय दे रही। गॉटलैंड के पास रूस की नेवल फोर्स लगातार सक्रिय है। इस सक्रियता को स्वीडन और पोलैंड की जासूसी से जोड़ा जा रहा है, और इस जासूसी की सबसे बड़ी वजह है पोलैंड स्वीडन का युद्धाभ्यास। दरअसल रूस की बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी सक्रियता को देखते हुए पोलैंड और स्वीडन ने गॉटलैंड सेंट्री युद्धाभ्यास शुरू किया, और यह अभ्यास स्वीडन के उसी गॉटलैंड से पोलैंड के तट तक हो रहा है जो रूस का प्राइम टारगेट है। तो दूसरी तरफ काला सागर से जारी एक्शन में रूस ने ओडेसा पोर्ट को नष्ट कर दिया है, जबकि रूस ने पहली बार क्रीमिया से शाही ड्रोन भी लॉन्च किए, जो बताता है कि पुतिन जवाबी कार्रवाई के लिए प्लान बना चुके हैं। जिसे प्रमाणित करती है रूस की क्रास्नोदार तट पर की गई कार्रवाई, जिसमें यूक्रेन की बीईसी यानी ड्रोन ले जाने वाली शिप पकड़ ली गई। इस शिप पर लदे ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन के बक्से भी बरामद कर लिए गए, जिसका मतलब साफ है कि पुतिन ने जवाबी कार्रवाई का न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार किया है, बल्कि यूक्रेन यूरोप के खिलाफ कदम भी उठा लिए, जिसमें अभी आक्रामकता सीमित है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि आक्रामकता बढ़ने से शायद कोई रोक भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में है, जहां आज उनकी ट्रंप से मुलाकात बस होने ही वाली है। इस मुलाकात में ट्रंप के 21 सूत्री प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो उन्होंने गाजा पर तैयार किया है। हालांकि बेंजामिन इस प्रस्ताव पर राजी होंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। अरब देश बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। यूरोप नेतन्याहू का साथ नहीं दे रहा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया है। कल तक जो ट्रंप गाजा पर इजरायली शासन की वकालत कर रहे थे, उन्होंने अब अपनी गाजा नीति बदल दी। दरअसल बीते हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के लीडर्स से मुलाकात की थी, जिसके बाद अमेरिका ने अरब देश के सामने गाजा युद्ध विराम के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा है। इसके मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी से पूरी तरह से पीछे हटेगा, गाजा का नियंत्रण फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास होगा, हमास सरेंडर करेगा, सभी सैन्य गतिविधियां बंद होंगी, गाजा छोड़ने के इच्छुक लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, समझौता स्वीकार करने के 48 घंटे के अंदर जीवित और मृत सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा, इजराइल फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा, गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा, फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यूएस और अरब देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती करेंगे, इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच नफरत कम करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इस 21 सूत्रीय प्रस्ताव को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है, जिसे अरब देशों और इजराइल को भेजा जा चुका है, लेकिन इजराइल से इस प्रस्ताव के विरोध के संकेत मिल रहे हैं। नेतन्याहू कैबिनेट में मंत्री जिला गेमिलियल ने अपने एक बयान में कहा, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा पट्टी में सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजरायली मंत्री के रुख से साफ है, नेतन्याहू इस 21 सूत्रीय फॉर्मूले का विरोध कर सकते हैं। इससे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरी पैदा हो सकती है, जो ट्रंप और नेतन्याहू के रुख से नजर भी आने लगी। और ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। अनुमान था कि ईरान अब दबाव में आ जाएगा और न्यूक्लियर की जिद छोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 2014 से पहले ईरान पर लागू प्रतिबंध एक बार फिर लागू हो गए हैं, लेकिन यूरोपीय देशों के इन प्रतिबंधों ने ही इजराइल और ईरान के बीच जंग की जमीन तैयार कर दी। बाकी एक ही विकल्प, ईरान का युद्ध संकल्प।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लागू होने के बाद ईरान ने भविष्य की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये तैयारी है किसी भी तरह के हमले का जवाब देने की और युद्ध में उतरने की, जिसका प्रमाण है ईरान रूस के गठबंधन का यूरोप और अमेरिका के खिलाफ उठाया गया कदम, जिसमें रूस का एक भारी सैन्य मालवाहक ईरान पहुंचा है, जो बताता है कि समझौते के तहत रूस ने ईरान की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसकी पुष्टि करता है रूस और चीन का सामूहिक ऐलान, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पूरी तरह अवैध है और संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का पालन नहीं किया जाएगा। दरअसल ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के खिलाफ बगावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग का ऐलान है जो मध्य पूर्व में तय हो चुकी है। जंग होगी ईरान और इजराइल के बीच, और यह अनुमान नहीं है बल्कि सच्चाई है। क्योंकि ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा, जिसका साफ मतलब है कि ईरान अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, लेकिन पहले हमला भी नहीं करेगा। तो क्या हमला इजराइल करेगा? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हालात ऐसे ही। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता के मुताबिक स्नैपबैक तंत्र एक बार फिर सक्रिय हो गया है।